नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 8 मई से लेकर 10 मई जो 3 दिन के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं उसको इस सेशन के माध्यम से हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे तथा यह समझेंगे कि इन 3 दिनों में कौन कौन सी घटनाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित हुई हैं जो प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देर किए हुए आइए शुरू करते हैं हमारा आज का यह सेशन। तो सर्वप्रथम है रियल टाइम ट्रांजैक्शन से संबंधित एक खबर निकल करके सामने आई है कि भारत जो है विश्व में रियल टाइम लेन देन के मामले में सबसे बड़ी संख्या के मामले में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और भारत इस क्षेत्र में चीन को पीछे छोड़ चुका है। भारत इस क्षेत्र में चीन को पीछे छोड़ चुका है तथा चीन से लगभग 3 गुना ज़्यादा और जितने भी यूरोपीय कंट्री और अमेरिका कनाडा है उससे 6.5 गुना अधिक रियल टाइम ट्रांजैक्शंस जो है भारत कर रहा है। यहाँ यदि हम लोग समझे तो 2021 में भारत में कुल लेन देन की मात्रा का वास्तविक समय जो रियल टाइम ट्रांजैक्शन का जो भुगतान था वह 31.3% था। नेक्स्ट है सहस मल्होत्रा जियो सावन। हम लोग जानते हैं जियो किसकी कंपनी है तो भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी कौन है? जियो कंपनी। उसका एक म्यूजिक प्लेटफॉर्म है जियो सावन। तो जियो सावन ने सहस मल्होत्रा को अपना सीईओ नियुक्त किया है। इससे पूर्व अगर हम लोग देखें तो सहस मल्होत्रा अमेजन के म्यूजिक डायरेक्टर रह चुके हैं। नेक्स्ट है कि जीन बैंक महाराष्ट्र कैबिनेट ने भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना महाराष्ट्र जीन बैंक को मंजूरी प्रदान कर दी है और महाराष्ट्र जो है इस प्रकार के जीन बैंक के निर्माण में पहला राज्य, भारत का पहला राज्य होने वाला है। नेक्स्ट है ड्रग फ्री जोन। तो मणिपुर में एक जनजाति है पौमई जनजाति और मणिपुर का पहाड़ी जिला है सेनापति जहां पौमई जनजाति निवास करती है। इस जनजाति ने अपने गांव को क्या किया है? नशा मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। नशा मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है तथा यह जो पौमई जनजाति है यह नागा जनजाति से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, पौमई जनजाति मणिपुर में निवास करती है और यह जो जनजाति है राज्य सरकार को यहाँ पर क्या की है कि अवैध अफीम की जो खेती होती है साथ ही साथ अन्य नशीली दवाओं के खतरे के लिए राज्य सरकार को मदद करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है इस जनजाति के द्वारा। और यह जो संकल्प है 28 अप्रैल 2022 को पौमई जनजाति की आम सभा की बैठक के दौरान यह प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप जयंती। यह जयंती कब मनाई गई? तो 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। इनका बर्थ एनिवर्सरी था और यह जो कौन थे? तो मेवाड़ के सबसे प्रसिद्ध राजपूत शासक थे और यह 13वें शासक के रूप में इनका जन्म 1540 ईस्वी को 9 मई को हुआ था। इनके विषय में सर्वाधिक प्रसिद्ध तथ्य है कि इन्होंने मुगल शासक अकबर के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था और हल्दी घाटी का जो युद्ध था वह 18 जून 1573 ईस्वी को लड़ा गया था। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि इस युद्ध में अकबर के जो प्रमुख सेनापति थे वो थे आमेर के राजा मान सिंह प्रथम तथा महाराणा प्रताप की ओर से एक मुस्लिम सेना नायक हकीम खान सूरी ने महाराणा प्रताप की ओर से सेना का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है कि CAPF पुनर्वास योजना लॉन्च किया गया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। इसे कहा क्या गया है? तो CAPF पुनर्वास योजना और इसे लॉन्च किया है गृह मंत्रालय के कल्याण और पुनर्वास बोर्ड ने। यह जो योजना है उन सेवानिवृत्त CAPF के अधिकारियों के लिए जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं उनके जवानों के लिए, उनके कर्मियों के लिए यह योजना मूल रूप से लाई गई है जिसमें जवान क्या करेंगे कि अपना जो इनका जो बायोडाटा होगा या हम लोग कह लें कि
कि बायोडाटा या जो सीवी होगा वह इस सीएपीएफ पुनर्वास पोर्टल के ऊपर लॉन्च करेंगे तथा सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें उन सभी कर्मियों को उनकी योग्यता के आधार पर आगे पसंदीदा रोजगार उन्हें प्रदान करने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट है NSDL इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम जो है यह निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रारंभ किया गया। ध्यान रखिएगा, निर्मला सीतारमण ने NSDL के निवेशक जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की है। कब की है? तो 7 मई 2022 को। किसके लिए? तो छात्रों के लिए। NSDL क्या है? तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के माध्यम से यह जो जागरूकता कार्यक्रम है यह प्रारंभ किया गया है। और यहाँ पर जो है मार्केट का एकलव्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। मार्केट का एकलव्य नाम का कार्यक्रम जो है हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में जो छात्र हैं उनके लिए क्या करेगा कि ऑनलाइन निवेशक जागरूकता कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही इस अवसर पर निर्मला सीतारमण ने एक माई स्टैम्प नाम से एक प्रकाशन भी प्रारंभ किया है। आगे है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, या इसे हम लोग रेड क्रिसेंट डे के नाम से भी जानते हैं। आखिर क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट का क्या है? जन्मदिन है। और हेनरी ड्यूनेंट जो थे रेड क्रॉस के संस्थापक थे, उन्हीं की स्मृति में हम लोग विश्व रेड क्रॉस डे मनाते हैं। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि इस बार का जो विषय था, जो थीम था विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 का, वह क्या था? बी ह्यूमन काइंड। अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 का मुख्य थीम था बी ह्यूमन काइंड। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर जयंती कब मनाई गई? तो यह मनाई गई है 7 मई को। यह रविंद्रनाथ टैगोर की 161वीं जयंती थी। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य है कि रविंद्रनाथ टैगोर को हम लोग गुरुदेव के नाम से जानते हैं, गुरुदेव के नाम से जानते हैं, और उन्हें यह उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा प्रदान की गई थी। और इन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था तथा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे। इनके पूर्व किसी भी गैर यूरोपीय को यह पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था। और इसके साथ ही साथ एक तथ्य और है कि अब एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनके द्वारा लिखित रचनाएं भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका का राष्ट्रगान बन पाई हैं। यह एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने 3 देशों के राष्ट्रगान को लिखा है। 1941 में इनका निधन हो चुका था। नेक्स्ट है कामी शेरपा। कामी रीता शेरपा ने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया। 26वीं बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की है। और 2021 में इन्होंने ही रिकॉर्ड बनाया था कि 25 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। और अपने ही पूर्व रिकॉर्ड को कामी रीता शेरपा ने इस वर्ष 7 मई 2022 को इस बार पुनः उन्होंने तोड़ दिया है। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य है कि माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई कितनी है? 8448.86 मीटर। और यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि कामी रीटा शेरपा ने 13 मई 1994 को माउंट एवरेस्ट पहली बार फतह किया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम लोग K2, माउंट लाहोत्से, माउंट मानसलू और माउंट चोयू को भी फतह किया है। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा एंड यूट्यूब से खबर निकल करके सामने आ रही है कि नीरज चोपड़ा और यूट्यूब इंडिया ने यूट्यूब मंच के लिए एक लघु फिल्म, शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए एक क्या किया है? एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है दोनों ने। इस शॉर्ट वीडियो में क्या दिखाया जाएगा? इसका उद्देश्य क्या है कि हरियाणा के खंडरा गांव, जहां के निवासी हैं नीरज चोपड़ा, वहां से एक गांव से निकल करके किस प्रकार टोक्यो 2020 ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, इसकी कहानी जो है इस लघु फिल्म के माध्यम से दिखाई जाएगी तथा लोगों और विशेषकर भारतीयों के अंदर एक प्रेरणा का निर्माण करेगा, ताकि वो आगे भी कुछ अच्छा करने में और भारत का नाम रोशन करने में इस लघु फिल्म के माध्यम से वो प्रेरणा ले सके।
यहाँ पर ध्यान देने योग्य तथ्य है कि JSW स्पोर्ट्स जो है वह नीरज चोपड़ा को स्पॉन्सर करती है। नेक्स्ट है कि रजत कुमार कार का हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन थे? तो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तथा ये ओडिया भाषा के साहित्यकार थे। और कर जो थे मूल रूप से ये थे क्या? तो जगन्नाथ संस्कृति, ध्यान दीजिएगा, जगन्नाथ संस्कृति के एक वक्ता थे। साथ ही साथ इन्होंने जगन्नाथपुरी में जो वार्षिक रथ यात्रा का आयोजन होता है उसका रेडियो और टीवी पर लगातार 6 दशकों तक कमेंट्री की है। नेक्स्ट है HPCL के CMD के रूप में पुष्प कुमार जोशी ने पदभार ग्रहण किया है तथा ध्यान रखिएगा कि इन्होंने मुकेश कुमार सुराना जो कि HPCL के CMD थे उनका स्थान ग्रहण किया है। नेक्स्ट है इंडियन एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स का जो आयोजन मदुरै में किया जा रहा था उसका स्थानांतरण जो है कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर में। अब भारतीय एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 3 और जो 4 का आयोजन होना है वो कहाँ होगा? भुवनेश्वर में आयोजित होगा। इससे पूर्व यह क्या था? 17 और 21 मई को मदुरै में आयोजित होने वाले थे। नेक्स्ट है कि L&T और सिद्धेश्वरी रिवर प्रोजेक्ट से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर निकल करके आई है सामने कि लॉर्सन एंड टूब्रो को झारखंड सरकार ने सिद्धेश्वरी नदी से जो पानी पंप करके झारखंड के दुमका जिले में 22,283 हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र परियोजना की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है और इसका जो भार है वो L&T को दिया गया है। इस कंपनी के अनुसार जो परियोजना है उसका मूल्य लगभग 1,000 से 2,500 करोड़ रुपए के आसपास का यह मूल्य होने जा रहा है। नेक्स्ट है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप। इसका जो आयोजन है यह कहाँ किया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल संघ का यह जूनियर विश्व कप है और 9 मई 2022 को जर्मनी के सुहल में यह प्रारंभ हो गया। इस निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की ओर से मनु भाकर, सौरभ चौधरी भारत का नेतृत्व करेंगे। इसके अतिरिक्त अनीश भानवाला, नाम्या कपूर, विवान कपूर आदि निशानेबाजों को इस प्रतियोगिता में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है मैड्रिड ओपन 2022। तो इस चैंपियनशिप के विजेता कौन थे? कार्लोस अल्कराज जो हैं ये अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हरा करके इन्होंने मैड्रिड ओपन खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले यदि हम लोग देखें तो ट्यूनीशिया की ओंस जबेयूर पहली महिला खिलाड़ी हैं अफ्रीका की जो WTA 1000 स्पर्धा जीतने वाली सिंगल खिताब जीतने वाली पहली अफ्रीकी खिलाड़ी बन गई हैं। तो दोनों नाम ध्यान रखिएगा मैड्रिड ओपन के संदर्भ में, कार्लोस अल्कराज और ओंस जबेयूर। नेक्स्ट है GK गोखले का बर्थ एनिवर्सरी 9 मई को मनाया गया है, गोपाल कृष्ण गोखले का। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध राजनेताओं में से एक थे और 1889 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने थे। इसके अतिरिक्त गोपाल कृष्ण गोखले ने 1911 में नागपुर में हितवादी अखबार की स्थापना की थी। हितवादी अखबार की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा नागपुर में की गई थी। नेक्स्ट है कि लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला ने 15वीं कोर के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट है इंडो यूके FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की सुविधा के लिए यूनाइटेड किंगडम और इंडिया इंडस्ट्री ने टास्क फोर्स की शुरुआत की है। कब की है? तो 9 मई 2022 को। और इस क्षेत्र में क्या किया जाएगा? तो क्रॉस इंडस्ट्री सहयोग बढ़ाने और यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने के लिए यह एक संयुक्त आयोग होगा। यह जो आयोग है ब्रिटिश उद्योग परिषद CBI और भारतीय उद्योग परिसंघ CII के मध्य एक समझौता ज्ञापन का परिणाम है। नेक्स्ट है UAE T20 लीग। हाल ही में अडानी ग्रुप ने UAE T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है। अडानी ग्रुप की एक सिस्टर कंसर्न है अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने UAE के T20 लीग में फ्रेंचाइजी को खरीदा है। यह जो
यह जो UAE T20 लीग है यह अमीरात क्रिकेट बोर्ड द्वारा लाइसेंस प्राप्त है तथा इसमें कुल 34 मैचों की यह प्रतियोगिता होगी जिसे प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाएगा। इस T20 लीग में कुल 6 टीमें भाग लेंगी और इससे पूर्व यदि हम लोग देखें अडानी ग्रुप के पूर्व तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, लांसर कैपिटल, GMR ग्रुप, कैप्री ग्लोबल ने एक एक टीम पूर्व में ही अधिग्रहित कर लिया है। नेक्स्ट है CBDT की चेयरपर्सन के रूप में संगीता सिंह ने अतिरिक्त प्रभार संभाला है। संगीता सिंह को क्या बनाया गया है? CBDT का अध्यक्ष इन्हें अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपा गया है। CBDT के जो वर्तमान अध्यक्ष थे JB महापात्रा 30 अप्रैल 2022 को ये सेवानिवृत्त हुए थे। उनके स्थान पर संगीता सिंह की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट है PM वाणी योजना। तो यह योजना क्या है? तो रेलटेल ने अपने वाईफाई के लिए PM वाणी आधारित एक्सेस किया है, लॉन्च किया है। तो यह है क्या? तो रेलटेल करेगी क्या? तो जितने भी रेलवे स्टेशन पर वाईफाई हॉटस्पॉट ये प्रोवाइड करवा रही है वहां पर इनका जो सार्वजनिक वाईफाई सेवा होगा उसे प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना के द्वारा इसे यहाँ पर प्रारंभ किया जाएगा। अब यह जो वाईफाई नेटवर्क होगा इसको एक्सेस करने के लिए जो एंड्रॉयड यूज़र होंगे वह क्या करना होगा? उन्हें गूगल प्ले स्टोर से एक मोबाइल ऐप ध्यान रखिएगा एक आपका ऐप है जिसे डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से और रेलटेल का जो वाईफाई नेटवर्क है तब हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब इस वाई डॉट जो एप्लीकेशन है इसका विकास रेलटेल ने याद रखिएगा C के साथ मिलकर विकसित किया है। नेक्स्ट है श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, आर्थिक संकट है, उसके कारण वहां के जो प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे को अभी 9 तारीख को इस्तीफा दे देना पड़ा है। ध्यान रखिएगा महिंदा राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा और 1948 में जब श्रीलंका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था उसके पश्चात यह सर्वाधिक गहरे आर्थिक संकट का सामना श्रीलंका कर रहा है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें तो इनके जो छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षे वह श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति ने गोटाबाया राजपक्षे ने दूसरी बार श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है बायोगैस पावर्ड EV चार्जिंग स्टेशन। तो भारत के पहले बायोगैस EV चार्जिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का जो उद्घाटन हुआ है वह मुंबई में हुआ है और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने मई 2022 में इस बायोगैस संचालित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है तथा यह जो बायोगैस द्वारा संचालित भारत का यह पहला चार्जिंग स्टेशन होने वाला है। ध्यान रखिएगा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो बायोगैस द्वारा संचालित किया जा रहा है उसका उद्घाटन या उसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो मुंबई में इसकी स्थापना की गई है। अब इसमें किया जाएगा? तो मूल रूप से जो घरेलू कचरे होंगे इसके द्वारा 220 यूनिट ऊर्जा यह जो संयंत्र है यह उत्पन्न करेगा और उत्पन्न ऊर्जा से हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करेंगे। नेक्स्ट है सनबे फॉरेन मेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो भारतीय ग्रैंड मास्टर GM गुकेश ने इस प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसका पूरा नाम क्या है? तो चेसेबल सनबे फॉरेन मेरा ओपन 2022 शतरंज टूर्नामेंट। और इससे पूर्व यदि हम लोग देखें तो GM गुकेश ला रोडा टूर्नामेंट और मोनार्का ओपन जीतने में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट है असानी साइक्लोन। तो बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बना है जिसका नाम असानी रखा गया है। तो असानी जो चक्रवात है यह 8 मई 2022 को बंगाल की खाड़ी में यह बना है और इसका जो नाम है असानी वह श्रीलंका के द्वारा दिया गया है जिसका सिंगली भाषा में अर्थ होता है क्रोध। असानी का सिंगली भाषा में अर्थ होता है क्रोध। और चक्रवात असानी 2022 में उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र का यह पहला तूफान है। यह भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है UNCCD का COP15 सम्मेलन।
तो यूएनसीसीडी स्टैंड किस पे करता है, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी मरुस्थलीकरण के विरुद्ध यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन का जो 15वां बैठक है, जो पार्टियों का सम्मेलन है कोप 15, इसका आयोजन 9 से 20 मई तक कहाँ किया जाएगा, आबिदजान कोटे डी आइवरी, ध्यान रखिएगा कोटे डी आइवरी में इसका सम्मेलन का आयोजन या बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में जो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, कौन करेंगे, तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उल्लेखनीय तथ्य है कि जो यूएनसीसीडी का कोप 14 का आयोजन था, कोप 14 का आयोजन वह 2019 में भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है दुबई 2022, जो कि एक अरेबियन ट्रैवल मार्केट है। यहाँ पे क्या किया गया है, तो भारत के पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड लाइन के साथ में इस मार्केट में भाग भारत ले रहा है। इसका जो आयोजन है यह 9 से 12 मई 2022 तक, अरेबियन ट्रैवल मार्केट का जो आयोजन है 9 से 12 मई 2022 तक किया जा रहा है। इस भारत ने इसमें जो भाग लिया है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, तो भारत को मस्ट विजिट गंतव्य के रूप में विश्व के समक्ष प्रस्तुत करना है। और यहाँ पर जो भारतीय पवेलियन है, यहाँ भारत को 365 डे डेस्टिनेशन के रूप में प्रदर्शित कर रहा है। इस पवेलियन का उद्घाटन किसने किया है, तो उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की उपस्थिति में 365 डे डेस्टिनेशन, जो भारत के पवेलियन का नाम है, उसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड लूपस डे। यहाँ पे यह क्या है, तो 10 मई को विश्व लूपस डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, यह एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसके विषय में जागरूकता फैलाना। इस बीमारी से मस्तिष्क, त्वचा, गुर्दे और शरीर के अन्य अंग प्रभावित होते हैं। इसका अन्य नाम क्या है, तो सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, SLE के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है कोविड RT-PCR टेस्ट किट का विकास किया गया है सिप्ला के द्वारा, और इस टेस्ट किट के लिए सिप्ला ने जेनिस टूमी के साथ में एक समझौता किया है। इसे टेस्ट किट का जो नाम रखा गया है वो RT डायरेक्ट मल्टीप्लेक्स कोविड-19 RT-PCR टेस्ट किट इसे कहा गया है। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार 2022 से भारतीय जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी को फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में सम्मानित किया गया है, और इस सम्मान से सम्मानित होने वाले 4 भारतीयों में इनका नाम शामिल है। दानिश सिद्दीकी जो थे वह राइटर समाचार एजेंसी के लिए कार्य करते थे, तथा उनके सहयोगी कौन कौन थे, तो अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे। इन तीनों के साथ दानिश सिद्दीकी को क्या किया गया, पुलित्जर सम्मान से 2022 के पुलित्जर सम्मान से सम्मानित किया गया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि दानिश सिद्दीकी को यह दूसरी बार पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2021 में जब वे अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो रिपोर्टिंग के दौरान ही तालिबान के आतंकवादियों ने इनकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है मियामी ग्रैंड प्रिक्स। इस ग्रैंड प्रिक्स का जो खिताब है वह मैक्स वेस्टैपन ने जीता है। ध्यान रखिएगा, मैक्स वेस्टैपन जो है यह रेडबुल के मौजूदा चैंपियन है, और इन्होंने ही क्या किया है कि मियामी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। यह जो ग्रैंड प्रिक्स है यह इस सीजन का पहला फॉर्मूला 1 सीजन का पहली प्रतियोगिता थी। नेक्स्ट है सागरमाला जो प्रोजेक्ट है, इस कार्यक्रम का जो कुल बजट है उसे बढ़ा करके 6.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा कि सागरमाला परियोजना का जो कुल बजट है उसे 6.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स। इसे जारी किसने किया है, तो क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म चैनालिसिस ने इस एडॉप्शन इंडेक्स को जारी किया है। इस इंडेक्स के अनुसार जो USA है इसमें पहले स्थान पर है, और इसके बाद जो दूसरा स्थान है वो यूनाइटेड
किंगडम का आता है, जहां की सर्वाधिक अनुमानित वास्तविक लाभ जो है इन दो देशों को सर्वाधिक हुआ है। वहीं भारत का इस इंडेक्स में स्थान जो है वह 21वां है। एनालिसिस के द्वारा जो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स जारी किया गया है उसमें भारत का स्थान कितना है? 21वां। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा होगा, और यदि मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाली घंटी को दबा दें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले नए सेशन में, तब तक देखते रहिए मंथन क्लासेस। थैंक यू।